आज का हिस्ट्री का जो लेक्चर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है 1.5-2 घंटे तक चलेगा और 1.5-2 घंटे में हमें पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो ओवरव्यू है उसको हमें देखना है हिस्ट्री से। यानी कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज पहले हम ओवरव्यू समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है और इस 1.5-2 घंटे में क्या क्या होना है, ठीक है। तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि आज हमें पढ़ना है जो, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, ठीक है ना। क्या कहाँ से उठाऊंगा, यानी कि 3000 वर्ष पहले का जो इतिहास है वहां से शुरू करूंगा, यानी कि प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत से पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का पढ़ेंगे और लगभग मैंने बताया कि 3000 वर्षों का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको पढ़ना है एक ही वीडियो में। थोड़ा इसका बेस कंप्लीट करना है, 15 दिन तक की क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो आज हम बेस कंप्लीट करेंगे और आज हम इसको आधार बनाएंगे। तो चलिएगा, आधार बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है भैया। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, ठीक है ना। आज का इतिहास जो होगा प्राचीन भारत से हम शुरू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसके बाद पढ़ना है जनपद, महाजनपद और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य, मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री भी हो जाएगी, भारत में पहला इस्लामिक अटैक भी होगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे यानी कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम पढ़ेंगे बाबर। बाबर के बाद यानी कि जो मुगल वंश है, इसके बाद हम बाबर की जब एंट्री हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का एंट्री, अंग्रेजों की एंट्री हो जाएगी भारत में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, क्योंकि जब भारत में एंट्री होगी अंग्रेजों की तो इसमें महात्मा गांधी को भी आना पड़ेगा। महात्मा गांधी के पूना पैक्ट वगैरह है, असहयोग आंदोलन है, ठीक है, इनको भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम 1946 में संविधान सभा भी पढ़ेंगे और 1947 में भारत को आज़ादी मिलेगी। और इसके बाद 2023 तक जो भी हुआ है इसको हम पूरे एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब हम 2 से 3 मिनट में इन सब चीज़ों को ओवरव्यू को समझ चुके हैं तो पढ़ना बड़ा ही आसान है, बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में पढ़ना है। अगर आप चाहें नोट्स बनाना है तो बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा होगी, पढ़ाने का तरीका होगा बिल्कुल आप जैसा ही होगा, मतलब सिंपल ही होगा, देखिएगा। तो ये सब हमें सब कवर करना है, ठीक है। अब देखो, इतिहास जो है, इतिहास यानी कि 2-3 चीजें समझ लो इतिहास पढ़ने के लिए। 2-3 चीजें क्या है कि जीवन में, समझिएगा, जीवन में जब कठिनाई आती है, जीवन में जब कठिनाई आती है तो व्यक्ति, मनुष्य सरलता की ओर जाता है, सरलता का मार्ग खोजता है। इतिहास का यही सबसे बड़ा फैक्ट है कि जीवन में जब भी कठिनाई आती है व्यक्ति सरलता की ओर जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, कई युद्ध होंगे, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी और इसके बाद क्या होगी, क्रांति आएगी और व्यक्ति सरलता का मार्ग खोज लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, भारत देखिएगा, शुरुआत में क्या है कि भारत में बड़ी सरलता थी। शुरुआत में अगर हम पहुंचे प्राचीन भारत में तो प्राचीन भारत के समय में बड़ी सरलता थी। भारत में बड़ी सरलता थी और यहाँ पर कोई लड़ाई दंगे वगैरह नहीं थे। ऋग वैदिक काल में आप देख लीजिएगा, ऋग वैदिक काल में बड़ी सरलता थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो उसमें क्या हुआ, वहाँ कठिनाई आना शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल में संघर्ष हुआ, फिर व्यक्ति कहाँ जाएगा, सरलता की ओर जाएगा। भाई ऋग वैदिक काल में देखिएगा, ऋग वैदिक काल में व्यक्ति क्या था, बड़ा आसान जीवन जी रहा था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कठिनाइयाँ आई। कठिनाइयाँ आएंगी तो क्या होगा, व्यक्ति क्रांति करेगा और क्रांति जब करेगा तो फिर व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। बस यहीं से हमें समझना है। जैसे यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, 1857 की क्रांति, ये सब सरलता के मार्ग ढूंढने के लिए हुई हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, क्रांतियां होती क्यों हैं, क्योंकि सरलता का मार्ग खोजा जा सके, ठीक है ना, इसीलिए क्रांतियां होती हैं। अब होता क्या है कि भारत की सबसे बड़ी सभ्यता जो है,
भारत की जो सबसे बड़ी सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यानी कि इसी को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं सभ्यता। ठीक है, सभ्यता। अब इसको पहले समझ लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। ठीक है, तो भैया जितने भी आपने पढ़ा होगा, जितने भी महाजनपद थे, यानी कि 16 महाजनपद थे। ठीक है ना, तो 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, तो जी कहाँ बसे हुए थे, सिंधु घाटी के किनारे किनारे बसे हुए थे। ठीक है, सिंधु घाटी के किनारे, आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी के किनारे जो शहर बसे हुए थे, ठीक है, उनको इसलिए सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है, और जो पहला शहर मिला था, जब खुदाई वगैरह हुई, जो पहला शहर मिला उसको बोला गया हड़प्पा। क्या बोला गया, हड़प्पा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा भी हो गया, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इतना समझ में आया। अब हुआ क्या कि लगभग आज से हम बात करेंगे 5000 वर्ष पहले की, कितने साल पहले की, 5000 वर्ष पहले की बात करेंगे। ठीक है, वर्ष पहले। अब 5000 वर्ष पहले क्या था, अब यहां से आपको समझना है कि 5000 वर्ष पहले क्या था। तो 5000 वर्ष पहले की बात है कि पहले, यानी कि जब आपको मैं बता दूं कि शहर की खोज हुई। ठीक है, कब, कौन शहर की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता वगैरह खोज हुई ना, और तभी हमें पता चला 5000 वर्ष पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। ठीक है ना, ये सब हमें कब पता चला, 5000 वर्ष पहले। और इनके किनारे, सिंधु घाटी के किनारे जनपद, महाजनपद भी थे, महाजनपद भी थे। ठीक है, तो इन सब की चीजों के बारे में हमें कब पता चलता है, 5000 पहले की, जब हम इतिहास हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि उस समय प्राचीन भारत में हमारे पास व्यवस्थाएं क्या थी, अधिशेष। कौन सी थी, अधिशेष। अधिशेष, अधिशेष को हम कहेंगे सरप्लस। ठीक है, क्या कहेंगे, सरप्लस। अब समझिएगा यहाँ सरप्लस क्या होता है। सरप्लस का मतलब होता है यानी कि जिसमें हम अपने पास कम से कम 50 दिन 100 दिन पहले का भोजन पानी बचत करके रख लें, उसको बोलते हैं सरप्लस व्यवस्था। ठीक है, अधिशेष को हिंदी क्या बोलेंगे, अधिशेष, सरप्लस। ठीक है, तो यहां पर जो सभ्यता शुरू होती है, इससे देखिएगा, पहले जो व्यक्ति था वो कम से कम 50 या 100 दिन पहले का भोजन रख लेता था, पहले का भोजन रख लेता था, पहले 50 या 100 दिन पहले का भोजन, यानी भंडारण करता था पहले का व्यक्ति जो था। ठीक है ना, यानी कि प्राचीन भारत में व्यक्ति के पास ये सभ्यता थी कि वो, जैसे आज का दिन है, आज आपके पास कौन सी सभ्यता है, आज भी आप कम से कम 1 महीने तक का राशन पानी, आटा, नमक, तेल वगैरह रख लेती हो ना। अंग्रेजों के समय में क्या था, अंग्रेजों के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज इतना टॉर्चर करते थे, उनकी व्यवस्थाएं अलग थी, उनके नियम अलग थे। उस समय हम देखते हुए सब सिस्टेंस, यानी कि सबस्टेंस व्यवस्था थी। कौन सी, जीने योग्य। कौन सी थी, जीने योग्य, जीने योग्य। ठीक है ना, यानी कि सबसिस्टेंस, जीने योग्य व्यवस्था थी। मतलब हमें जितना जीने के लिए चाहिए, जितना आटा हमें जीने के लिए चाहिए आज ही के लिए बस, तो यानी कि ये कब आया। ठीक है, जीने योग्य, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में हमने देखा। अभी देखो हल्का फुल्का ओवरव्यू समझना है, ओवरव्यू, धीरे धीरे आपको सब पता चलने वाला है, आप फुल लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो जीने योग्य, जीने योग्य व्यवस्थाएं कब थी, अंग्रेजों के जमाने में थी। और पहले क्या था, जो ऋग्वेदिक काल या प्राचीन भारत था, उस समय का जो व्यक्ति था, यानी कि हम आज से 3, 4, 5 हजार वर्ष पहले अच्छी स्थिति में रहते थे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सभ्यता थी, ऐसी सिविलाइजेशन था कि हम 50 से 100 दिन पहले का भंडारण, और आपने पढ़ा भी होगा कि जब खुदाई होती है, ठीक है ना, तो हम भंडार गृह भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह में हम देखते हैं, यानी कि अन्नागार वगैरह निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहले ऐसी सभ्यता थी कि हम
50 से 100 वर्ष पहले का भोजन रख लेते थे अपने पास। वो अंग्रेजों के समय में क्या था, अंग्रेजों के समय में ऐसी व्यवस्था थी नहीं, जीने योग्य व्यवस्था थी, ठीक है। केवल हमें जिंदा रहने के लिए ही चीजें प्राप्त होती थी। बाकी अंग्रेज कितनी पॉलिसियां थी उनकी, नीतियां थी, कितनी गंदी मतलब नीतियां थी उनकी, ठीक है ना, तो वो सब चलाते रहते थे। अब मैं आपको बता दूं कि ऋग वैदिक काल में तो भंडार ग्रह, तुमने आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ऋग वैदिक काल में भंडार ग्रह मिलना, भंडार ग्रह मिले कब मिले, ऋग वैदिक काल में, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल में भंडार ग्रह वगैरह मिल गए थे, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय देखिएगा, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता यानी 3000 वर्ष पहले की, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ठीक है ना, तो सभ्यता के समय हम शहर का जीवन जीते थे, ये भी हमने पढ़ा है, देखा भी है, क्योंकि भंडार ग्रह मिलेंगे सिंधु घाटी से। जब हड़प्पा सभ्यता वगैरह, हड़प्पा खुदाई होगा, मोहनजोदड़ो वगैरह मिलेगा, तो उस समय हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लाइफ थी, देखो पहले हम कितने बढ़िया थे, पहले हम शहरी जीवन जीते थे, सिटी लाइफ जीते थे, क्योंकि हमारे पास बढ़िया, देखो आपने अगर किसी चित्र वगैरह में देखा होगा तो आप समझ रहे हो, वहां पर नालियां भी थी, ठीक है ना, बढ़िया सड़कें वगैरह भी थी, ठीक है। तो सड़क, पहले हमारा जीवन ऋग वैदिक काल में, देखो ऋग वैदिक काल में हमारे पास बढ़िया सड़कें थी, नालियां थी, भंडार ग्रह थे, यानी कि हम शहरी जीवन जीते थे, शहर जैसी लाइफ थी हमारी पहले ऋग वैदिक काल में। कब थी, ऋग वैदिक काल में हमारा जीवन जो था वो मतलब शहरी जीवन था। अब जब ऋग वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल, पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल की ओर हम जब बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त यहां से शुरू हो गया, यानी कि हम ग्रामीण जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले ऋग वैदिक काल में हमारे पास कोई कमी नहीं थी, बढ़िया ऐशो आराम की जीवन जीते थे, सब कुछ था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं तो हम यानी कि ग्रामीण जीवन, तो देखो हम कैसा टर्न होता है, कि पहले अच्छे थे और फिर थोड़ी निम्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, हाई से लो सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। मतलब पहले हम शहर का जीवन जीते थे और फिर हम ग्रामीण जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल में हमारे पास बढ़िया सिविलाइजेशन थी, ऐसा हमें इतिहास बताती है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि धर्म नहीं था, ऋग वैदिक काल में धर्म था लेकिन थोड़ा बहुत था, जितना काम चलाना है, ठीक है ना, इतना टाइट धर्म नहीं था, कट्टरता नहीं थी, ठीक है। ऋग वैदिक काल में धर्म था लेकिन इतना टाइट नहीं है जितना आज के समय में हम देखते हैं, ठीक है। तो बढ़िया व्यवस्थाएं थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत, देखो भारत शुरू से ही सहिष्णु देश रहा है, सहिष्णु, असहिष्णुता तो रही नहीं है भारत में, भारत में शुरुआत से ही सहिष्णुता रही है, सहिष्णुता, ठीक है। भारत में क्या रही है, भारत में शुरू से ही सहिष्णुता रही है, ठीक है। क्यों रही है, क्योंकि भारत में देखिएगा आप, इतिहास को जब उठा के देखेंगे तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, ठीक है। 1192 में मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, ठीक है। इसके बाद 1526 में बाबर आए, बाबर, ठीक है, 1526 में बाबर ने अटैक किया, और 1556 में अकबर, 1556 में अकबर। अब देखिएगा यहां से सभी ने भारत, देखो सहिष्णुता की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो सभी ने भारत पर अटैक किया, सभी ने भारत को तलवार की नोक से तो जीत लिया, लेकिन भारत को संस्कृति के रूप में कभी नहीं जीत पाया। जो भी यहां पर आए उन्हें भारतीय संस्कृति में घुलना पड़ा, भारतीय संस्कृति में वो लोग मिल गए, क्योंकि भारत को तलवार की नोक पर तो जीता मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गौरी ने, बाबर ने, अकबर ने, सभी ने तलवार की नोक पर तो जीत लिया भारत को। क्यों, क्योंकि भारत में सहिष्णुता थी, सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, भारतीय लोगों के पास सहनशीलता थी, भारतीय व्यक्ति जानते थे कि भाई कोई भी राज करे, राजा महाराजा देश का भला करेंगे, हमारा भला करेंगे, सहिष्णुता थी, ठीक है ना।
इसमें सहिष्णुता थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब इसको देखो यहाँ पर हम इरेज करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बता रहे हैं कि अब होता क्या है। आइए ऋग्वेदिक काल में ही चलते हैं, यहाँ पर हम आप थे। तो ऋग्वेदिक काल में और थोड़ी उत्तर वैदिक काल के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम ओवरव्यू, पहली क्लास है, ओवर 15 दिन में तो हमें वैसे ही खत्म करना है। ठीक है, लेकिन ओवरव्यू तो जान ले। तो ऋग्वेदिक काल में हुआ क्या। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक टाइम में समझिएगा। उस समय देखो हम दोनों बता रहे हैं, ऋग्वेदिक पीरियड और पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब समझिएगा तो ऋग्वेदिक काल में क्या था। यहां से देखिएगा काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ऋग्वेदिक काल से। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का जो जीवन था वो कैसा था। ऋग्वेदिक काल में शुरुआत में, भाई शुरुआत में ऋग्वेदिक काल में व्यक्ति कबीलाई जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था, कबीलाई, कबीला बना के रहते थे। ठीक है ना, कोई स्थायी परमानेंट इनके पास निवास स्थान नहीं था। ऋग्वेदिक काल में इनके पास परमानेंट स्थान था ही नहीं। क्यों, क्योंकि भैया इनका जो व्यवसाय था, ये लोग पशुपालन किया करते थे। क्या करते थे, इनका मेन व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है ना, ये इनका धंधा था, व्यवसाय था, धंधा था पशुपालन। और जब आपको तो पता होगा, जब पशुपालन करेंगे तो क्या हम एक जगह रह के पशुपालन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, पशुपालन जब हम करेंगे तो हमें भटकना पड़ेगा, हमें एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना पड़ेगा, उनको चराना पड़ेगा, चारा वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो कबीलाई जीवन हम जिया करते थे। ऋग्वेदिक काल में जो हमारा जीवन था तो कबीलाई जीवन था, कबीला। ठीक है ना, कबीला बना के हम रहा करते थे। हमारा जीवन जो था कबीला वाला जीवन था, कबीला बना के रहना। ठीक है, पशुपालन करना। ठीक है, तो ये हमारा मेन, यानी कि इस समय हमारे पास कोई गांव वगैरह नहीं थे, शहर वगैरह नहीं थे। यहाँ पर हम कबीलाई जीवन जिया करते थे। ठीक है, जहां भी जाना है अपने बच्चों को लिया, परिवार को लिया, जानवरों को लिया और चले गए, पशुपालन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो पशुओं के देवता का भी जिक्र, पूषण। ठीक है ना, यानी कि जो पशुओं के देवता हुआ करते थे वो उनका नाम था, पशुओं के देवता जो इनके थे उनका नाम था पूषण। क्या नाम था, पूषण। अच्छा, हम धर्म के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में धर्म भी, अभी समझिएगा, जीवन, पहले जीवन कौन सा जीते थे, कबीलाई जीवन जीते थे, पशुपालन करते थे। देवता जो थे यहाँ के पूषण थे। देव किसके पूषण थे, जानवरों के देवता। अब ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक में स्थायी जीवन हो गया। क्या हो गया, स्थायी जीवन। ठीक है, यहाँ पर कबीलाई जीवन था, यहाँ पर स्थायी जीवन हो गया। ठीक है, अब स्थायी जीवन हो गया क्यों, क्योंकि इनका व्यवसाय था, व्यवसाय इनका क्या था, कृषि। ठीक है, यानी कि इनका जो धंधा था, धंधा क्या था, कृषि। ठीक है, कृषि इनका धंधा था। अब समझिएगा, कृषि धंधा था। अब जब आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जानते भी हो, जब आप कृषि करोगे तो क्या आप कबीलाई जीवन जियोगे, बिल्कुल नहीं जियोगे। क्योंकि कृषि करने के लिए भैया आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाओगे। क्यों, आपके खेत, तो जहां आपके खेत होंगे वहीं तो रहोगे। अनाज पैदा करना है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, स्थायी। उसके अगल बगल में आप कोई घर बना लोगे, ठीक है ना, झोपड़ी बना लोगे, वहीं रहोगे, क्योंकि आपको उनकी रक्षा करना है, खेत वगैरह देखना है, कृषि देखना है, उनको बचाना भी है, फसल काटना है, बुआई वगैरह भी करना है। तो स्थायी जीवन हो गया था उत्तर वैदिक काल में। कब हो गया था, उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन हो गया था। और व्यक्ति का जो धंधा था वो कृषि हो गया था। ठीक है, यहां पर व्यक्ति जो रहता था जन्म, यानी कि जन्म में रहता था। जन्म मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्तियों में रहता था। यहाँ पर व्यक्ति फुटकर वगैरह रहता था, इकट्ठा नहीं रहा करता था, क्योंकि जन्म में रहा करता था। और यहाँ इनको मिल गया, जन तो थी, जन तो पद और मिल गया, जनपद। तुम्हें पता है जब किसी को पद मिल जाए ना तो वो तो स्थायी हो जाएगा। क्यों, उसको तो पद मिल गया है। ठीक है ना, तो जनपद क्या मिल गया, जनपद को यानी हम समझ लें अपनी भाषा में, नहीं गांव। क्या,
गांव, यानी कि गांव भाई जब कृषि करेंगे तो अगल बगल में सबने बना लिया, भैया वो उनका है, वो मामा का खेत है, वो बुआ जी का खेत है, वो बड़े चाचा का खेत है, ताऊ जी का खेत है, ठीक है, बड़े भैया का खेत है। जब ऐसे बनाओगे, सबने छोटे छोटे गांव घर वगैरह बना लिए, तो यहाँ पर ये जनपद में रहने लगे, यानी स्थायी जीवन हो गया, और जनपद में व्यक्ति यहाँ पर रहने लगा। ठीक है, तो जनपद पर यहाँ पर रहने लगा। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई और ये बदल गया महाजनपद में। महाजनपद यानी कि आपने पढ़ा भी होगा, कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। कितने जनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। ठीक है, तो 16 जो महाजनपद है, इसके बारे में आप लोगों ने जैसे कलिंग वगैरह है, चेदी वगैरह है, ठीक है ना, उज्जैनी है, ये 16 महाजनपद हैं। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जनपद से महाजनपद होगा, ठीक है ना। देखो, पहले व्यक्ति जन्म ऋग्वैदिक काल में कब रहता था? जन्म में रहता था। उत्तर वैदिक काल में किस में रहता था? जनपद में रहता था। महाजनपद, इसके बाद बड़ा महाजनपद। अब जब महाजनपद को, समझिएगा, महाजनपद को जो जीतेगा तो वही तो साम्राज्य बढ़ाएगा आगे, तो फिर बढ़ेगा स्टेट। क्या बनेगा? स्टेट, यानी कि, और इस समय यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनपद पीरियड में उत्तर वैदिक काल में लोहे का भी आविष्कार हो गया था। लोहे का भी आविष्कार क्यों? क्योंकि जब कृषि करोगे तो कृषि करने के लिए तुम्हें फाल की, हल में फाल लगाया जाता है ना, तो हल में फाल लगाने की आवश्यकता तो होगी ना। बताइए, हल में आप फाल लगाओगे ना, खेती कैसी कर लोगे वरना? तो यहाँ पर जो लोहे का आविष्कार भी उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अब बात अगर हम करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि धर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ धर्म क्या था ऋग्वैदिक काल में? तो धर्म था, ठीक है, थोड़ा बहुत। कैसा था? थोड़ा बहुत धर्म था। जैसे इंद्र, यहाँ पर फिजिकल, भौतिक रिलीजियन था, ठीक है ना, भौतिक और धर्म था यहाँ पर। जैसे इंद्र, पानी वगैरह है तो इंद्र को मान लिया, अरे यार भैया ये तो पानी के देवता है, इन्हीं की पूजा वगैरह करो, पानी आनी, बारिश होगा, ठीक है, या ज्यादा बारिश होगी तो इन्हीं की विनती करिए। थोड़ा बहुत उनको मानते सुनते। जैसे सूर्य प्रकाश, ठीक है ना, तो प्रकाश के देवता हो गए सूर्य, ठीक है। तो ऐसे देवता थे, ज्यादा नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत धर्म था। और जातिवाद तो था ही नहीं, यहाँ जातिवाद तो था ही नहीं, कोई जातिवाद नहीं था, जातिवाद नहीं था जातिवाद, ठीक है, जातिवाद यहाँ लिख दूं, जातिवाद नहीं था। ऋग्वैदिक काल में देखिए जाति कितनी बढ़िया व्यवस्था थी कि ना कोई जाति है, ठीक है, और ना जातिवाद है, बढ़िया सुकून वाला जीवन था ऋग्वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, अब देखिएगा 500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले कितना बढ़िया जीवन था। मुझे तो मजा आ रहा है भैया, ऐसे जीवन में फिर से लौटूं, ना कोई जाति ना जातिवाद, ठीक है, देवता भी बहुत कम, ठीक है। अब होता क्या है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यहाँ पर धर्म आया, धर्म को ज्यादा बढ़ा, जादू टोने हुए, ठीक है, डरवाया, जादू टोने हुए, मतलब तमाम प्रकार की क्रियाकलाप यहाँ पर होने लगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में तमाम प्रकार के जो काम होने लगे, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था, जो देखो ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी कितनी बढ़िया थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या थी? ऋग्वैदिक काल में था, यानी कि यहाँ पर थी कर्म मूलक, ठीक है, वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या है? जन्म मूलक। अब देखिएगा, जैसे यहां पर देखिएगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति टीचिंग का काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उसको मानेंगे क्या? उसको मानेंगे यानी कि पहला, यानी कि ब्राह्मण वाला काम। जो ताकतवर है कर्म से, जो लड़ना चाहता है तो वो बनेगा क्षत्रिय, और जो व्यवसाय करने वाला है वो बनेगा
सॉरी का नाम क्या बोलते हैं, वैश्य, ठीक है। और इसके बाद जो सबकी सेवा करने वाला है, जिसको कुछ नहीं करना, वो सभी तीनों वर्णों की सेवा करेगा, वो बन जाएगा शूद्र। यानी कि और देखिएगा यहाँ पर एक वस्तु और बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। जैसे अगली पीढ़ी है, समझना, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय चाहता है कि मुझे लड़ाई दंगा नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, मुझे रक्षा नहीं करना है समाज की, ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा, तो उसकी जो है वर्ण व्यवस्था उस चली जाएगी ब्राह्मण में, समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे कोई शूद्र है, शूद्र कह रहा है कि नहीं मुझे भी टीचिंग करना है, तो उसकी वर्ण व्यवस्था क्या चली जाएगी, पहले वाले में, ब्राह्मण में, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो यहां से तो पूरा डगमगा गया। क्यों? यहां पर थी जन्म मूलक, यानी कि शर्मा का लड़का शर्मा ही होगा और वर्मा का लड़का वर्मा ही होगा। यहां पर जन्म मूलक हो गई, चाहे कोई भी गुण, चाहे वो दौड़ने में गिर जाए लेकिन वो क्षत्रिय ही माना जाएगा, चाहे उसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, ठीक है ना, चाहे उसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो लेकिन वो ब्राह्मण माना जाएगा, चाहे बिजनेस में उसको इंटरेस्ट ही ना हो लेकिन उसको वैश्य माना जाएगा। यहां पर उत्तर वैदिक काल में, समझना, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। फिर धर्म आते हैं। धर्म क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर सबसे खराब स्थिति हो गई है फिर शूद्र वर्ण की। शूद्र वर्ण की यहां पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति हो गई। क्यों? भैया जन्म मूलक हो गई तो शूद्र ही रहेंगे, फिर वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ऋग वैदिक काल में बढ़िया व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जिसको जो करना है अपने हिसाब से कर सकता था। और यहाँ पर जब जन्म मूलक हुई तो जन्म मूलक में सबसे ज्यादा अगर कठिनाई आई तो वो शूद्रों को। अब यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कर्म मूलक, यहाँ पर ऋग वैदिक काल में जब राजा को चुना जाता था तो राजा को जनता चुनती थी। कितना अच्छा समय था, समझिएगा। ऋग वैदिक काल में यानी कि जब राजा को चुनना है तो राजा को कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। और अगर उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव नहीं होना है, क्यों? अगर पापा राजा थे तो बच्ची को तो राजा होना ही होना है, क्योंकि यहाँ जन्म मूलक है और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता। यानी कि पहले हमारे पास कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी और उत्तर वैदिक काल में हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी लड़खड़ा गई। पहले हम अच्छे थे, देखो अपना चक्र देखिए, समय का चक्र, ठीक है, कि पहले बढ़िया थे, पहले बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी, फिर गड़बड़ हो गई, फिर अच्छी आएंगी, फिर अच्छी आएंगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर मैं क्या बताऊं कि यहाँ पर जन्म मूलक आ गया, ठीक है। तो अब देखो स्त्रियों की दशा जो है, स्त्रियों की दशा देखो, यहाँ पर अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करें तो उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा भी बहुत बढ़िया थी। स्त्रियों की दशा भी बहुत बढ़िया थी। स्त्रियां राजा को चुन सकती थी, स्त्रियां कर्मकांड कर सकती थी, स्त्रियां पढ़ाई लिखाई कर सकती थी, स्त्रियां स्वतंत्र थी ऋग वैदिक काल में, ठीक है ना। स्त्रियों को आजादी थी, ठीक है ना, स्वतंत्र थी, स्त्रियां स्वतंत्र थी ऋग वैदिक काल में, कोई भी काम कर सकती थी, पढ़ भी सकती थी, पढ़ा भी सकती थी, ठीक है। उन्हें अधिकार था, विवाह करने का अधिकार था, विधवा विवाह करने का उन्हें अधिकार था, वो विवाह कर सकती थी, ठीक है ना। और जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार था, जीवन के निर्णय वो स्वयं ले सकती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो 4500 वर्ष पहले उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई सती प्रथा। क्या हुई? सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा शुरू हो गई, वो स्त्रियों को जो स्वतंत्रता थी ये सब बंद हो गई, सब बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, कर्मकांड बंद, पूजा पाठ बंद, विधवा विवाह बंद, सब बंद। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंडीशन हम देखते हैं तो यहाँ पर सती प्रथा, मतलब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में थोड़ा गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिएगा यहीं से उदय होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। क्यों? क्योंकि कठिनाई तो आ गई है जीवन में। कठिनाई मैंने क्या बताया है कि जीवन सरल होगा, फिर कठिनाइयां आएंगी,
कठिनाई आएंगी, फिर क्रांति होगी, तो क्रांति से ढूंढा जाएगा सरलता का मार्ग। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए तो बौद्ध धर्म ने अपने आप में सबको मिला लिया। जो शूद्र थे, ठीक है ना, उनको अपने आप में मिला लिया बौद्ध धर्म कि आप हम में आइए, ठीक है, यहाँ आपकी प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज मैंने क्या बताया, आज हम ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो 15 दिन में हमें पूरा लेक्चर पढ़ना ही पढ़ना है, कवर करना ही करना है, ठीक है। तो देखिएगा, एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता 3000 वर्ष पहले, ठीक है। वर्ष मतलब बीसी पहले, बीसी पहले, अभी ईस्वी कुछ नहीं है, ठीक है, बीसी पहले। इसके बाद ऋग्वेदिक काल कब आया, ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है, ये शायद 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल का समय कितना रहा, यानी उत्तर वैदिक काल के लिए हम कह सकते हैं पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, ये रहा 1000 बीसी से और लगभग 600 बीसी तक, ठीक है ना, 600 बीसी तक रहा है, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म जी आए, कब आते हैं, यानी कि जैन और बुद्ध धर्म, ठीक है ना, जी आते हैं 6th सेंचुरी सदी में। कब आते हैं, सेंचुरी बीसी, बीसी में आते हैं, पहले आते हैं, ठीक है। तो उस समय देखो, हड़प्पा का जो समय रहा 3000 बीसी पहले रहा, ऋग्वेदिक काल का रहा 1500 से 1000 बीसी तक, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1000 बीसी से 6000 बीसी तक, ठीक है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है ना, 7वीं शताब्दी पहले, 6वीं शताब्दी में ये जहां तक आ गए थे। अब हुआ क्या, जब हमने पढ़ा ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पर निर्माण होता है महाजनपद। क्या होता है, महाजनपद। महाजनपद कितने थे, 16, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद थे, जैसे अंग, मगध और बज्जी, कौशल, अवंती, ठीक है, और चेदी, कलिंग। सबसे इंपोर्टेंट आता है यहाँ पर कलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाजनपद जो है 16 महाजनपद, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो महाजनपद जो थे वो थे 16, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये महाजनपद जब आएंगे ना, इसके बाद वंश भी आते हैं। महाजनपद होंगे, फिर कोई राजा आएगा, इनको सब जीतेगा। आपको पता ही है अशोक ने सभी को जीत लिया था, ठीक है ना। अशोक मौर्य वंश वाले जो थे उन्होंने सबको जीत लिया। इसके बाद जब महाजनपद बने तो वंश का आगमन हुआ, ठीक है ना। तो वंश आए, कौन आया, वंश आगमन, मान लीजिए वंश आगमन। तो वंश कौन कौन वंश आया, पहला वंश आया हर्यक वंश। कौन सा वंश आया, हर्यक वंश, ठीक है ना। तो हर्यक वंश आया। इसके बाद अगर आप देखें तो शिशुनाग वंश आया, ठीक है, शिशुनाग वंश। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके बाद की शिशुनाग के बाद आया तुम्हारा नंदवंश। कौन सा वंश आया, नंदवंश। और नंदवंश के बाद आया आपका जैसे मौर्य वंश, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश आया। अब जब मौर्य वंश आया, समझिएगा यहाँ पर मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। समझिएगा आप यहां से, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, ठीक है। अब अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, इसको हम पढ़ेंगे अभी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, ठीक है ना, देखने को मिलता है कि जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म, ठीक है, और अजीबक आपका बिंदुसार रहे। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों इसी पीरियड में इनके गुरु कौन थे, चाणक्य,
ठीक है, चाणक्य। क्यों? चाणक्य के गुरु, चाणक्य जो थे गुरु किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य की। और चाणक्य किसके गुरु थे? अशोक के समय में भी चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब अशोक के समय में चाणक्य की चाणक्य की मृत्यु कब होती है? अशोक के समय में। यानी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु थे और प्रारंभिक गुरु यानी कि अशोक के भी थे आपके चाणक्य, दोनों के समय में। यानी कि बिंदुसार की मतलब स्वाभाविक होंगे, ठीक है, बिंदुसार की मतलब स्वाभाविक है कि चाणक्य होंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि मगध, देखो उस समय सबसे बड़ा जो बन गया था मगध, ठीक है, क्या बन गया था? मगध, जो सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। और मगध, ठीक है, मगध सबसे ताकतवर था। क्यों ताकतवर था मगध? मगध जो था ये पावरफुल माना जाता था, पावरफुल, ठीक है। क्यों था मगध पावरफुल? क्योंकि मगध दोआब में स्थित था। दोआब, दोआब तो आप जानती होगी, दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का स्थान, उसको दोआब बोला जाता है। भैया यहाँ से मगध जो था, यहाँ से दो नदियां निकली हुई थी, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, इनके बीच में था मगध, ठीक है, गंगा और यमुना, ठीक है। कौन सी नदियां थी? गंगा और यमुना। तो भैया जब आप बताइए, जो भी क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच में होगा तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, मिट्टी भी अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, और जहां पर उपज अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बढ़िया ताकतवर प्रजा होगी। भाई ईश्वर साथ दे, प्रकृति साथ दे रही है, ठीक है। तो मगध जो था सबसे पावरफुल माना जाता था। जो भी क्रांतिकारी आया, जो भी व्यक्ति आए, सबने पहले मगध को अपने अंडर में करना चाहा। होता भी है, कोई भी आएगा तो आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को, सबसे शक्तिशाली स्थान को अपने अंडर में करना चाहोगे ना। ऐसे थोड़ी है कि सबसे कमजोर का हाथ पकड़ लिया और चल भाई मैं तेरा हाथ पकड़ के चल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे शक्तिशाली की आवश्यकता पड़ेगी, और सबसे शक्तिशाली था मगध। कौन था? मगध, ठीक है। तो मगध सबसे शक्तिशाली था। फिर देखो अशोक ने, पहली बात मैं आपको बता दूं कि अशोक ने इतना साम्राज्य, ठीक है, बढ़ा लिया था। अशोक ने बहुत विशाल साम्राज्य बना लिया था अशोक ने। पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, और इसके बाद अशोक जो बची कुछ कसर थी वो अशोक ने निपटा दिया। फिर इसका पता नहीं कैसे हो गया, इतना सारा था। भैया होता भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी विरासत को संभाल नहीं पाते हैं, तो इसके बाद जो उनकी पीढ़ी आई है, ठीक है, बृहदत्त, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, ठीक है। तो बृहदत्त, ठीक है ना, तो बृहदत्त इन सबको संभाल नहीं पाया, ठीक है, और मौर्य वंश का, और होता भी एक वंश जाएगा दूसरा वंश आएगा, एक वंश जाएगा दूसरा वंश आएगा, इतिहास में यही सब देखने को मिलता है, ठीक है। और मगध पर जितनी भी बाहर की शक्तियां भी आई, सबने मगध को अपने में मिलाया। अच्छा मगध तक ही क्यों आए? सोचने वाली बात ये, मगध तक ही क्यों आए? ठीक है, मगध तक ही शक्तियां जितनी भी आती थी, क्यों आती थी? क्योंकि देखो कि आपका यहाँ हिमालय है, इस तरफ हिमालय है, यहां से यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पानी है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर भी तुम्हारा हिंद महासागर, यहाँ पर भी पानी है। तो यहाँ से देखो कोई आ नहीं सकता, यहाँ पर पानी है, क्योंकि उस समय जहाज कौन बने थे भैया? जहाज नहीं थे उस समय कि बैठे और बस चले गए। पहले जहाज नहीं थे, और तुम सोचो कि तैर के कोई आ जाए तो हाँ, वैसे एक आध दो पहलवान हो तो तैर के आ जाए, बाकी पूरी सेना, हाथी भी लाना, घोड़े भी लाना, सब लाना, रसद खान पान वगैरह लाना, ठीक है। तो इतनी भारी सेना समुद्र के मार्ग से कोई आ सकता है क्या? तो इसलिए भैया आए कहां से? जब भारत पर अटैक हुआ, इसको हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद में, ठीक है, बताएंगे कि यहाँ पर एक दर्रा था, खैबर दर्रा, ठीक है, यहीं से सबकी भारत में एंट्री होगी, बताएंगे अभी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से एंट्री होगी सबकी। भारत में जो आक्रमण हुए तो ना यहाँ से हुए, ना यहाँ से हुए, ना यहाँ से हुए। भारत में जब आक्रमण होंगे तो यहाँ से होंगे, खैबर दर्रा।
दर्रा जानते हो, दो पहाड़ों के बीच के स्थान को दर्रा बोलते हैं, ठीक है। यहीं से खैबर दर्रा से एंट्री होगी, ठीक है। और मगध जो है, मगध आपका यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में अटैक नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल जो, यहाँ पर जो है विंध्याचल पर्वतमाला है, और जहां पर्वत होंगे तो पर्वतों पे आपको पता है कि पेड़ पौधे भी रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। तुम सेना लेके कैसे जाओगे पहाड़ पर, बताइए हमें? पेड़, और आज के तो भैया जमाना है नहीं है, पहले कितनी प्रकृति अच्छी थी, पेड़ पौधे थे, कटीली झाड़ियां थी, सेना कैसे लेके जाओगे पहाड़ की इस तरह? विंध्याचल पर्वतमाला थी, तो इस तरह तुम दक्षिण में आओगे कैसे? ठीक है, तो यहां पर भी आया था कौन? जलालुद्दीन खिलजी के समय की बात बताऊंगा, सब बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, अशोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज हमें ओवरव्यू करना है सब, ठीक है। अब सीधे आते हैं 298 में। कब आते हैं? 298 BC में, ठीक है। अब देखिएगा 298 BC में क्या होता है, ठीक है। बिंदुसार राजा बने, बिंदुसार राजा बने। चंद्रगुप्त का लड़का था। कौन था? चंद्रगुप्त का लड़का, समझना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार, ठीक है, तो वो राजा कब बना? 298 BC में, समझना। अशोक ने, देखो एक चीज मैं बता दूं आपको कि क्या भारत, देखो भारत तुम्हें पता है कि भारत एक गुलाम रहा है, अंग्रेजों का भी रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के पास ऐसा मौका आया, ऐसा अवसर आया कि उसने अपने उपनिवेश दूसरे देशों में भी बना लिए हों? तो वो टाइम था अशोक का। अशोक ने इतना साम्राज्य फैला लिया था कि वो तो भैया जहां चाह ले वहीं उसका उपनिवेश बन जाए। बाकी जैसे अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, उपनिवेश मतलब हम यहाँ अपना धंधा करेंगे, इसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ होगा, ठीक है ना। तो 298 BC में बिंदुसार राजा बने, ठीक है। 273 BC में, ठीक है, 273 BC में मृत्यु हो जाती है। किसकी? बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 273 में जब मृत्यु हो जाती है तो 269 BC में राजा कौन बनेगा? अशोक। अब आप सोचोगे कि 73 से 69 यानी कि 4 साल का जो गैप है, 4 वर्ष का जो गैप है, जी गैप क्यों रहा? इस समय क्या होता रहा? ठीक है, तो देखो भैया, अब यहां पर जो गैप होता रहा 4 साल में, तो देखो अशोक, तुम्हें पता है कि अशोक जो बिंदुसार का लड़का था, ठीक है, तो इनके घर में गृह युद्ध होता रहा। बिंदुसार के और भी लड़के थे, वो चाहते थे कि हम राजा बने, वो चाहते थे हम राजा बने, कोई चाहता था मैं राजा बनूं, कोई चाहता था मैं राजा बनूं। तो घर में युद्ध हुआ 4 साल तक। अशोक ने सबको निपटा दिया, समझे? अशोक ने सबको निपटा दिया और फिर 4 साल बाद तसल्ली से, ठीक है ना, 269 BC में अशोक राजा बन गए। अशोक राजा बन गए, अशोक राजा बने। कब? 269 BC में अशोक राजा बन गए। जब अशोक राजा बने, देखो 8 वर्ष बाद, यानी कि 261 BC में, और कई किताबों में कुछ अलग अलग भिन्नताएं भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ 261 भी बताता है, कोई 262 भी, लेकिन 261 अधिकांशतः मैंने देखा है। 261 में अशोक ने जब राजा बनने के 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद क्या होता है, यहां मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है समझिएगा। 8 वर्ष बाद क्या होता है कि अब जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, अब अशोक सबको जीतने के लिए निकल पड़ा। अशोक ने कहा भैया देखो ऐसा है, मैं तो चल रहा हूं, ठीक है ना। जो 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, यहाँ पर उज्जैनी वगैरह, अवध वगैरह, ठीक है ना, सॉरी मगध वगैरह, चेदी वगैरह, कलिंग वगैरह, तो जहां तक 14, ठीक है ना, 14 जो महाजनपद थे, 14-15 महाजनपद थे, तो सभी ने अशोक को अपना राजा मान लिया। सभी ने अशोक को अपना राजा
मान लिया। एक जनपद था कलिंग, आपने भी पढ़ा होगा, सबसे मतलब खतरनाक इसी के बारे में वर्णन हुआ है, कलिंग। और कलिंग से ही इतिहास बदलेगा। आप देखिए, तो 8 वर्ष बाद क्या होता है, यानी कि कलिंग युद्ध पर कलिंग पर आक्रमण हो जाता है। 8 साल बाद कलिंग पर सीधा अटैक, कलिंग में किलिंग होगा। क्या होगा? किलिंग, कलिंग में किलिंग, हत्याएं। अब अशोक ने कहा भैया कि हमें अपना राजा मान लो या फिर हमसे युद्ध करो। तो वहां की जो कलिंग की प्रजा थी तो वो युद्ध के लिए तैयार। इतना भयंकर अशोक देखो पहले से युद्ध में प्रवीण रहा, 4 साल उसने गृह युद्ध अपने घर में ही किया। इसके बाद बाकी छोटे मोटे युद्ध तो कर ही होंगे। जब विस्तारवादी नीति अपनाई, इसके बाद उसने कहा ठीक है। अशोक ने इतना भयंकर नरसंहार किया कलिंग में, इतना भयंकर नरसंहार किया कि उस समय एक चीनी यात्री थे, उपगुप्त। चीनी यात्री कौन थे? उपगुप्त चीनी यात्री थे, ठीक है ना। चीनी यात्री जो चीन से आए थे। कहां से आए थे? चीन से। चीन यहां पर है, ठीक है ना। चीन से आए थे, कहां? भारत, ठीक है ना। चीन से आए थे। तो जब चीनी यात्री जो थे उपगुप्त, तो जब किसी कारणवश ये आए थे, किस लिए आए थे? ये आए थे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, ठीक है ना। बौद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे उपगुप्त, ठीक है। तो कलिंग उस समय कलिंग की ओर चले गए। जब कलिंग की ओर चले गए तो हमें वर्णन करने हम देखते हैं कि बताते हैं कि वहां पर जो इतना मांस वगैरह था कि जो मिट्टी में मिलकर के कीचड़ बन गया था। खून, मांस, रक्त, बिल्कुल कीचड़ बन गया था, मांस वगैरह। इतना भयंकर नरसंहार हुआ। दुखी हो गए उपगुप्त जी, कह रहे कहां आ गए भैया, कहां आ गए हम, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जी अशोक से मिले उपगुप्त जी। अशोक से मिले और इन्होंने बताया, बड़े प्रेम से बताया। भाई लड़के तो वैसे ही नहीं बता सकते हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है। प्रेम से कहा कि राजन, क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य हत्या ही मान लिया है क्या? हत्या हत्या हत्या, जब सबको मार दोगे तो शासन किस पे करोगे? जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो करोगे क्या? तो जानते हो क्या होगा? अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, युद्ध नहीं करूंगा। और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तलवार त्याग दी और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने, यहां पर देखो, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। और बौद्ध धर्म अपनाया। और अशोक के गुरु कौन थे? जी अशोक के गुरु हैं, ठीक है ना। अशोक के गुरु थे उपगुप्त, जी गुरु है उपगुप्त, ठीक है। अशोक ने उपगुप्त को ही अपना गुरु मान लिया। जब गुरु मान लिया, ठीक है ना, तो 1-2 साल बाद होता क्या है, 1-2 साल बाद अशोक ने, देखो अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को बुलाया, यहाँ आओ, क्या कर रहे हो इस समय? कुछ काम वाम तो है नहीं है, छुट्टियां बिता रहे हो? काम बता रहा हूं, होमवर्क ले लो मुझसे। तो अशोक के 2 लड़के थे, अशोक के 2 लड़के थे, महेंद्र और संघमित्रा, सॉरी महेंद्र संघमित्रा। इनसे कहा कि आप श्रीलंका जाएं। कहां जाएं? श्रीलंका जाएं और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म साथ में ही आए थे, लेकिन इसको इंटरनेशनल धर्म किसने बनाया? अशोक ने। इसका प्रचार प्रसार किसने करवाया? अशोक ने। और जैन धर्म केवल भारतीय धर्म रह गया, क्योंकि इसको भारत में ही प्रचार प्रसार भर हुआ। और इसको अन्य देशों में किसने प्रचार करवाया? अशोक ने। अशोक ने महेंद्र को और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा कि जाइए बौद्ध धर्म को फैलाइए, बौद्ध धर्म को मानिए, ठीक है। अब देखो, तो यहां तक का तो इतिहास आप लोगों को क्लियर, उत्तर वैदिक काल की ओर मतलब मैंने बता दिया है। अब हम थोड़ा चलेंगे मध्यकालीन की ओर, ठीक है। मध्यकालीन भारत में हम थोड़ी अब प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। आज हमें ओवरव्यू देखना है। क्या देखना है? ओवरव्यू। तो हम मध्यकालीन भारत की ओर चलेंगे यहां से।
ठीक है, आज की वीडियो में ही हमें सब खत्म करना है, क्योंकि 15 दिन में हमें हिस्ट्री खत्म करना है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, अब हम चलेंगे कहाँ, अब हम चलना है मध्यकालीन भारत में। ठीक है ना, मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब मध्यकालीन भारत में जब हम पहुंचे तो होगा क्या, आप देखिएगा यहां से कि तो कोई कहता है कि मध्यकालीन की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, तो कोई कहता है भैया कि 1192 से, मतलब अनेक मत है। तो कोई कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि 1206, कोई कह रहा है 1206। पहला देखो, इस्लाम कब भारत में आया, अब ये समझिएगा। लेकिन 712 में पहला इस्लामिक अटैक भारत में होता है। कब होता है? 712 में। ठीक है, तो 712 में इस्लामिक अटैक भारत में होता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला इस्लामिक अटैक करता है। ठीक है, कब? 712 में। ठीक है, 712 में करता। लेकिन क्या आप, अगर आपके मन में है कि इससे पहले भी कोई अटैक हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था। 711 में भी एक अटैक हुआ था, इस्लामिक अटैक हुआ था। वो किसने किया था? वो किया था जो राजा थे हज्जाज, अरब के जो शासक थे हज्जाज, उन्होंने भेजा था अब्दुल्ला को, अपने एक सेनापति को भेजा था, अब्दुल्ला को। ठीक है ना, अब्दुल्ला को भेजा कि जाओ भैया भारत पे अटैक करिए। तो ये हार गया था अब्दुल्ला 711 में। फिर एक साल बाद मोहम्मद बिन कासिम को स्ट्रांग बना के, ताकतवर बना के 712 में भारत में पहला इस्लामिक अटैक होता है। और मोहम्मद बिन कासिम किससे लड़ते हैं? दाहिर से। किससे? दाहिर, राजा दाहिर से। ब्राह्मण युद्ध भी जाना जाता है इसको। राजा दाहिर से 712 में युद्ध होता है। ठीक है, पहला सफल इस्लामिक अटैक। लेकिन यहाँ पर अब कुछ कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री, इस्लाम की नींव डल गई थी 712 में। तो ऐसा नहीं है। 712 में भले ही मोहम्मद बिन कासिम ने एंट्री कर ली, राजा दाहिर को हरा दिया, ठीक है, लेकिन वास्तविक अगर एंट्री मानी जाए तो वो मानी जाए मोहम्मद गौरी के समय। क्योंकि इसके पहले तो मोहम्मद गजनी भी आता है, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी भी तो आता है। महमूद गजनी, जिसको आपने देखा वो 16 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 16 बार आक्रमण किया। और सारनाथ मंदिर, ठीक है ना, सारनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के राजा कौन थे? भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम। सारनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था, राजा थे वहां के कौन? भीम प्रथम। इनसे युद्ध हुआ था। ठीक है ना, सारनाथ मंदिर सबसे प्रख्यात का पूछा जाता है कि सारनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनी ने अटैक किया था, उस समय राजा कौन थे? तो भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम प्रथम। ठीक है, और भैया भारत में इतना धन था, इतना धन था, मैं आपको बता दूं। आप ये बताओ, भारत पर ही सभी ने अटैक क्यों किए? भारत सोने की चिड़िया था। जहां नजर डालो वहीं सोना, जेवरात, बहुमूल्य रत्न, सब भारत में। क्या कमी थी? जितने भी लुटेरे आए सबने भारत पर अपनी निगाह डाली। ठीक है, क्योंकि भारत में ही सब कुछ था। और भारत था सहिष्णु देश, सहनशीलता थी। कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो भैया करो करो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, करिए, अच्छी बात है भैया। ठीक है, करो जो भी करना है। ठीक है, तो 16 बार आक्रमण किए। भीम प्रथम वहां पर शासक थे। ठीक है ना, अब होता क्या है देखिएगा। अब होता क्या है कि 712 में, ठीक है ना, ये 1000 में आए थे महमूद गजनी, 1000 में। ठीक है ना, अब क्या होता है 1100, ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी आते हैं। किससे लड़ाई होती है?
पृथ्वीराज चौहान। 1191 में मोहम्मद गौरी आते हैं, इनकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, मोहम्मद गौरी को इनवाइट किसने किया था? किसने किया? जयचंद्र ने। किसने किया था? जयचंद्र ने। ठीक है, उसको भी बताएंगे अभी। तो 1191 में मोहम्मद गौरी की युद्ध हुआ किससे? पृथ्वीराज चौहान से। जब पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और बताया कि भैया बाहरी शक्तियों से हमें लड़ना आवश्यक है, तो सबने इकट्ठा मिलकर पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और मोहम्मद गौरी को हरा दिया। भाग गया मोहम्मद गौरी। लेकिन कहते हैं लोग कि मोहम्मद गौरी इतनी बुरी तरीका से टूट गया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मोटिवेट करता रहा। गया 1 साल तक, क्योंकि जिसके अंदर घाव होते हैं ना, ठीक है, तो कोई भुला देता है, कोई भुना लेता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने 1 साल में घूम घूम के अपनी सेना इकट्ठी करी और उसको पता भी चल गया कि भैया अब हमें कैसा क्या करना है। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर अटैक किया भारत पर। ठीक है, तो यहां पर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। गौरी जीत गया। 1192 में गौरी जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया 1192 में। क्यों जीत गया? क्योंकि राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का तो साथ ही नहीं दिया। वो बोले भैया आप अपना काम करो, आप अपना काम करो यार, मुझे भी काम करना है, चलो अपना अपना राज संभालते हैं। पृथ्वीराज चौहान की शक्ति कमजोर पड़ गई। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जीत गया 1192 में। कहते हैं कि यहीं से ही इस्लाम की एंट्री होती है भारत में, यहीं से मोहम्मद गौरी से के समय से। 1192, अब देखिएगा 1192 के बाद भी एक युद्ध हुआ। 1192 के बाद भी एक युद्ध हुआ, वो हुआ चंदावर का युद्ध। कब हुआ? चंदावर 1194 में। ठीक है ना, कब हुआ? 1194 में, मतलब 2 साल बाद ही 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? गौरी और जो उसको लेके आया था जयचंद्र। किसके साथ? जयचंद्र। गौरी और जयचंद्र के बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर जयचंद्र लास्ट द बैटल हार गया। जयचंद्र 1994 में चंदावर के युद्ध में गौरी जीत गया। गौरी तो पहले ही शक्तिशाली हो गया था पृथ्वीराज चौहान को हरा के, और उसने 1194 में जयचंद्र को भी हरा दिया। ठीक है, और उसने मुस्लिम समाज की नींव डाल दी। बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ठीक है, कि मध्यकालीन भारत में क्या क्या होता है। मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री हो जाती है, राजा दाहिर को हरा देते हैं, और महमूद गजनी 16 बार आक्रमण करता है। भीम प्रथम जो वहाँ के राजा थे उनको हरा देते हैं। और 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज का युद्ध होता है, जिसमें गौरी हार जाता है। और 1192 में गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है। और 1194 में जिसने एंट्री कराई थी भारत में, ठीक है, मोहम्मद गौरी की, यानी कि जयचंद्र को भी गौरी हरा देता है। ठीक है, जयचंद्र को भी गौरी हरा देता है। अब हम आगे देखें तो क्या होता है कि 1206 से लेके, ठीक है ना, 1526 तक क्या क्या होता है। 1206 से लेके 1526 तक क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक वंश आते हैं, एक के बाद एक आते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें ओवरव्यू समझना है। ठीक है ना, बाकी लेक्चर तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है ना, गुलाम वंश। क्योंकि इनके जो गुलाम वंश के जो संस्थापक वगैरह थे ये सब गुलाम ही थे। कौन थे? गुलाम ही थे। ठीक है ना, कब आया था? 1206 में गुलाम वंश आया था। 1206 में कब तक रहा? 1290 तक। इसको यानी कि हम माने गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो आए थे, गुलाम वंश के संस्थापक भी मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार की पहली, ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार की पहली इमारत का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, पूछा जाता है कुतुब मीनार की
पहली इमारत का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश। क्योंकि इसके बाद इल्तुतमिश भी आएंगे ना, इल्तुतमिश, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, गुलाम वंश को पूरा पढ़ेंगे अलग से, अभी ओवरव्यू में चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर, ठीक है, ये चलता है 1320 तक, ठीक है, कम चलता है, ठीक है, 30 साल चलता है कुल। इसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन आता है? तुगलक। तुगलक वंश जो है ये आता है 1320 से चलता है जी, और 1414 तक चलता है, 1414। और इस तुगलक के बाद आएगा सैयद वंश। क्या आएगा? सैयद वंश, ठीक है। तो सैयद वंश जो है 1414 से लेकर चलेगा तुम्हारा 1451 तक, 1451 तक। और 1451 से लेकर के, ठीक है ना, और 1526 तक चलेगा लोधी वंश, 1526 तक लोधी वंश, ठीक है। तो ये वंश आएंगे जाएंगे, सब होता रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट अगर हम बात करें इसको, तो गुलाम वंश तो हमें देख लिया। इसके बाद हमें थोड़ा बहुत देखना है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी, क्योंकि इल्तुतमिश वगैरह की ये हत्या वगैरह होने के बाद, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की एंट्री होती है खिलजी वंश में। कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका हृदय बड़ा उदार था, उदार हृदय वाला था। जलालुद्दीन खिलजी उदार हृदय वाला था, बड़ा सॉफ्ट हृदय का था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब होता कि इसका जो भतीजा था, ठीक है ना, इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, ये बड़ा डेंजर था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत में पहला अटैक किया था। याद रखना, अगर कोई पूछे कि पहला अटैक दक्षिण भारत में किसने किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा हाथी घोड़े थे, लाखों हाथी घोड़े थे। और यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है, और इसके बाद क्योंकि देखो यहाँ मैंने बताया था कि हिमालय है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सबने अटैक किया। मोहम्मद बिन कासिम आया, यहाँ तक अटैक किया, चला गया। मोहम्मद गौरी आया, चला गया। इसके बाद जितने भी शासक आए यहाँ तक। यहाँ दक्षिण भारत में अटैक क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला थी और इसको पार करना सरल नहीं था। तो इसको पार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और बताते हैं कि इतना सोना चांदी वगैरह लूटा था कि हाथियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर इतना लदा हुआ था, इतना लदा हुआ था कि जब अरब देशों में से ये निकलते थे तो गिर जाता था। कुछ देश तो ऐसे ही धनाढ्य हो गए उन्हीं को, ठीक है। भारत के पास इतना धन ऑलरेडी था, ठीक है। सोचो कितनी बार, 16 बार तो भैया महमूद गजनी ने लूटा, और बाकी कितने आक्रांता आए, लूट के ले गए, लेकिन भारत की संस्कृति वही रही, सहिष्णुता वही रही। अभी तो कुछ नहीं है, अभी अंग्रेज आएंगे, वो उनका टॉर्चर देखिएगा अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों की एंट्री होगी ना, उनका टॉर्चर भी देखिए। अभी सब पढ़ना, ओवरव्यू देखिएगा, अभी बाकी देखो, ओवरव्यू देखो। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, और इसका एक वर्णन और मिलता है, इसने चित्तौड़ पर भी अटैक किया था। दक्षिण भारत में भी इसने अटैक किया, उसने चित्तौड़ पर भी अटैक किया था। चित्तौड़ पर यहाँ पर महारानी थी पद्मावती, ठीक है। तो कहते हैं कि पद्मावती के लिए, पद्मावती को पाने के लिए इसने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया था, जहां पर, ठीक है ना, ये सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये बड़ा क्रूर था अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो ठीक है, तो हुआ क्या कि पद्मावती का नाम, पद्मावती चित्तौड़ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और चित्तौड़ भी एक बढ़िया रियासत थी, ठीक है। अब होता क्या है कि सबसे इंपोर्टेंट अगर हम बात करें तो लोधी वंश, क्योंकि यहाँ के बाद बाबर की एंट्री होना है। किसकी एंट्री होना है? बाबर की। बाकी इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, मैंने बताया है। इसके बाद देखो लोधी वंश में क्या होता है। लोधी, तो इब्राहिम लोधी, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी
वर्सेस बाबर। अब यहाँ लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी की और बाबर की। कब होती है? 1526 में। देखो यहाँ 1526 में यहाँ पर हारेगा कौन? लोदी हार जाएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होगी 1526 में, और 1526 में जब लड़ाई होगी तो बाबर जीत जाएगा। बाबर क्यों जीत जाएगा? बाबर देखो भाई, ये तो वैसे ही ऑलरेडी भारत में ही है, तो फिर बाबर कैसे जीत गया? बाबर देखो, बाबर के पास, बाबर ने पहले भी काफी चौसा वगैरह के युद्ध जीत लिए थे, ठीक है ना। तो बाबर के पास तो पहले ही तोपखाने वगैरह थे, गोले थे, और इब्राहिम के पास क्या थी? तलवारों वाली सेना, भाला वाली सेना, लाठी डंडे वाली सेना, और तोप में एक गोला लगाया, एक बार में 100 सैकड़ों सैनिक खत्म हो जाते, सेना ध्वस्त। और बाबर तो बड़ा ताकतवर था, क्योंकि बाबर के पास तो तोपखाने थे, बारूद थी, तो यहाँ पर जीत तो स्वाभाविक थी कि बाबर की तो जीत होनी ही है, बाबर की जीत तो होनी ही थी, निश्चित थी। लेकिन एक युद्ध और हुआ बाबर का। बाबर ने जब यहाँ पर जीत लिया 1526 में, इब्राहिम लोदी को जीत लिया। इब्राहिम लोदी भी, ठीक है ना, भारत मूल का नहीं था, विदेशी था, अफगानी था। तो उसने सोचा, बाबर ने, कि भैया इसको तो मैंने हरा दिया, लेकिन ये तो विदेशी था, किसी भारत वाले को लड़ना पड़ेगा उसको, तब तो हम अपने भारत में हुकूमत जमा पाएंगे। जब हम भारत वालों को हराएंगे ना, तभी तो भारत में हुकूमत जमा पाएंगे। तो फिर हुआ क्या कि बाबर का युद्ध हुआ किससे? बाबर ने लड़ा राणा सांगा से युद्ध हुआ बाबर का। कब? 1527 में। खानवा का युद्ध आपने देखा होगा, खानवा का युद्ध बड़ा चर्चित युद्ध रहा है बाबर का और राणा सांगा के बीच में। यहाँ पर कहते हैं कि बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया था। बाबर की सेना डर गई थी भयंकर तरीका से कि भैया राणा सांगा को कमजोर न समझिए साहब, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, बड़ी खतरनाक सेना थी राणा सांगा की। लेकिन राणा सांगा भी वहां पर, अब बाबर की सेना तो तैयार नहीं थी युद्ध करने के लिए, तो बाबर ने जिहाद से मोटिवेट किया। बाबर ने जिहाद से कहा अपनी सेना से कि जितने भी गैर इस्लामिक कंट्रियां हैं, इनको इस्लामिक बनाना है, तुम्हें हम ये दे देंगे, तुम्हें फलाना प्रकार का प्रलोभन दिया, और सेना मान गई। जब सेना मान गई बाबर की बात, फिर लड़ाई हुई, तो बाबर के पास तो मैंने बताया था तोपखाने थे, और राणा सांगा के पास क्या था? वही तलवार वाले सैनिक, भाला वाले सैनिक। तो यहाँ पर राणा सांगा पराजित हो गया, बाबर की यहाँ पर जीत हो गई। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। युद्ध तो चलते ही रहते हैं। 1530 में, अब देखिएगा यहाँ पर बाबर का दाएंड होता है। 1530 में बाबर का दाएंड होगा। यहाँ 1530 में समझिएगा होता क्या है। 1530 में बाबर का एक पुत्र होता है हुमायूं। बाबर का पुत्र होता है हुमायूं, ठीक है ना। तो हुमायूं जो है बीमार पड़ जाता है। बाबर हुमायूं से बहुत प्रेम करता था। तो बाबर जाता है और कहता है कि हे अल्लाह, अगर मेरी उम्र भी चाहिए तो ले ले, मेरी उम्र भी हुमायूं को दे दे, और लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। और लोग कहते भी हैं, ऐसा इतिहासकार बताते भी हैं कि उसकी प्रार्थना कबूल हो गई और हुमायूं ठीक होने लगा। बाबर की तबीयत बिगड़ गई और 1530 में बाबर समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हुमायूं ज्यादा मतलब ताकतवर नहीं था, क्योंकि बीमार रहा बचपन से ही। लेकिन हुमायूं ने भी शासन किया है। इसके शासन को भी हम देख लेते हैं। हुमायूं ने भी शासन किया है, ऐसा नहीं है, हुमायूं ने भी शासन किया है, ठीक है। हुमायूं, ठीक है ना। तो शेष अब होता क्या है कि जब मतलब बाबर खत्म हो जाता है तो
एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध होता है। तो चौसा के युद्ध में, ठीक है ना, हुमायूं हार जाता है। किससे हार जाता है हुमायूं? शेर शाह सूरी से, ठीक है ना। तो चौसा का युद्ध होता है हुमायूं वर्सेस किसका, यानी कि हुमायूं का युद्ध शेर शाह सूरी से, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो हुमायूं का युद्ध होता है शेर शाह सूरी से। तो यानी कि ये हार जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। अब लेकिन आपको पता है शेर शाह सूरी का इसका सही नाम क्या था? इसका नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। और ये बाबर के साथ भी रहा। किसके साथ रहा? बाबर के साथ भी रहा। बाबर के साथ इसने का नाम करके जो 1526 में खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें का नाम करके 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। पानीपत में दो युद्ध हुए थे, ठीक है ना, एक बाबर का और इब्राहिम लोदी का, और एक हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में भी होता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी, शेरशाह जो सूरी थे, ठीक है, इनका नाम फरीद था। हुमायूं से इनका युद्ध होता है और हुमायूं को ये हरा देते हैं, हुमायूं भाग जाता है, ठीक है। अब 1555 में जानते हो क्या? अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हुमायूं जो बाबर का लड़का था तो इसके पास तोप खाने थे, तो ये हार कैसे गया शेरशाह सूरी से? सुनिएगा, शेरशाह सूरी जो था बाबर की सेना का ही सिपाही था, इसको पता था तोप खानों के बारे में, इसको पता था। तो जब बरसात का समय था तो बरसात के समय में तोपों में जंग लग गई। क्या लग गई? जंग। तोपें चली ना, और चली ना तो बस शेरशाह सूरी ने हमारे को हरा दिया। छोटी सी बात है, ठीक है। 1555 में हुमायूं की फिर से एंट्री होती है, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, ठीक है, और सरहिंद का युद्ध होता है। सूरियों को इसने हरा दिया। कब? 1555 में हुमायूं जीत गया। हुमायूं की एंट्री होती है, ठीक है, हुमायूं की एंट्री हो जाती है। अब होता क्या है कि जब हुमायूं का नाम करके हार गया, इसके बाद 1526 में फिर से मान लीजिएगा मुगल वंश, वही, ठीक है, अकबर का जन्म वगैरह, ठीक है। तो 1556 में मुगल आगमन, ये लिख लो, ठीक है ना, या एंट्री मुगल 1556 में, ठीक है, 1556 में। अब 1556 में क्या होता है कि हुमायूं जो है, आपने पढ़ा भी होगा 1556 में कि हुमायूं की मौत हो जाती है। हुमायूं जो है पढ़ने का, कहते हैं कि लोग पढ़ने का बड़े शौकीन थे, पुस्तकालय में किताब पढ़ने के लिए गए और सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो लुढ़क, जब आए तो लुढ़क गए। तो इतिहासकार कुछ लोग कहते भी हैं, ऐसा मैंने सुना भी है कहते हुए, ठीक है, कि हुमायूं जीवन में अधिकांशतः लुढ़कता ही रहा, हारता रहा, ज्यादा ताकतवर नहीं था। लेकिन इसका जो पुत्र होता है अकबर, ठीक है, तो अकबर तो भैया बड़ा माइंडेड व्यक्ति माना गया है इतिहास के तौर तरीके से, ठीक है। क्यों? शेरशाह सूरी ने जो का नाम करके स्टार्टिंग करी थी व्यवस्थाओं की, उसी को आगे इसने लागू किया अकबर ने, ठीक है। और अकबर का जन्म जानते हो कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, ठीक है। अमरकोट में एक राजा के यहाँ, ठीक है, इनका जन्म हुआ था अकबर का, ठीक है। फिर तो 1556 में मृत्यु हो गई। अब ये पता चली किसको? ये बात पता चल गई किसको? हेमू विक्रमादित्य को। हेमू विक्रमादित्य को पता चला। हेमू विक्रमादित्य, भाई अकबर तो दूर था, अकबर दूर था, हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पर अटैक कर दिया। हेमू विक्रमादित्य ने, ठीक है, हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पर अटैक कर दिया। जो पहला, इतने काल में पहला हिंदू राजा है हेमू विक्रमादित्य, ठीक है, जिसने भी राज कर लिया, वरना सब विदेशी ही रहे। हेमू विक्रमादित्य ने अटैक कर लिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और फिर जब बैरम खां के नेतृत्व में, बैरम खां सेनापति थी अकबर की, ठीक है, जिसकी हज जाते यात्रा करते समय हत्या वगैरह हो जाती है बाद में, ठीक है। तो बैरम खान
के नेतृत्व में 14 साल की उम्र में अकबर की लड़ाई हुई किससे? हेमू विक्रमादित्य से, यानी कि 1556-57 के इर्द-गिर्द। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है कि हेमू परास्त हो जाता, आंख में तीर लग जाता है, खत्म हो जाता है हेमू वगैरह। इसके बाद 1606 तक, ठीक है, 1606 तक अकबर ने 1606 तक अकबर ने राज्य किया, शासन किया। 1606 तक बढ़िया 50 साल के लगभग बढ़िया काम किया। क्यों? 1556 से लेके 1606 तक, मतलब 50 साल बढ़िया राज किया अकबर ने। ठीक है, अब अकबर ने जब काम किया, समझिए, तो अकबर के बाद फिर आए जहांगीर। अकबर के बाद कौन आए? पहले देखो अकबर, अकबर के बाद आए जहांगीर। जहांगीर के बाद तुमने देखा होगा, जहांगीर के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आते हैं बाकी। ठीक है, औरंगजेब का भी बहुत मतलब ज्यादा वर्णन दिया गया है। औरंगजेब, ठीक है, बाबर का हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर का औरंगजेब। ठीक है, तो ये लोग आते गए। ठीक है, आते सबने शासन किया। अब होता क्या है? ठीक है, जब तक इन लोगों ने शासन किया, तब तक 1606 में तो अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1606 में जहांगीर आ गए। अब इसी समय समझिएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गई थी, भारत आए कालीकट में। 498 में एंट्री किसकी हो गई? वास्को डी गामा की। 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है, आ गई। अब देखिएगा, अब हम पढ़े, अब देखो एंट्री हो गई। अब यहीं से जहां तक 1500-1600 से माना गया है, और 1606 में अंग्रेज आ गए हैं। कब आ गए हैं? 1606 में अंग्रेज। 1606 में अकबर की मृत्यु होती है और 1606 में अंग्रेजों की एंट्री होती है। अब यहां से समझ लीजिएगा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया शुरू मान लीजिएगा अंग्रेजों के आगमन से। इसको समझिएगा, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अंग्रेजों की एंट्री के बाद संक्षिप्त में अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा होता क्या है आधुनिक भारत में, कुछ पॉइंट नोट करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे विदेशी शक्तियों का आगमन कब होता है जी? 1606। ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो विदेशी ताकतों का आगमन, ठीक है, विदेशी ताकतों का आगमन होता है, मतलब अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, सब आते हैं, सब कहते हैं लूटो खाओ मचा है, सब आते हैं विदेशी शक्तियां। अब इनके बीच होती है लड़ाई, पुर्तगाली, अंग्रेजों की, फ्रांसीसी, डच की, सबकी लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर संघर्ष होता है। नोट्स बनाना हो बना लें, बढ़िया लिखवा रहा हूं। संघर्ष होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी, अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बना लेंगे, ठीक है, तो उनका फिर विचार होगा हम भारत पर शासन करें। तो भारत पर वो शासन करेंगे, भारत पर शासन करेंगे। जब भारत पर वो शासन करेंगे, तो जब भारत पर शासन करेंगे तो ऐसे थोड़ी शासन कर लेंगे, शोषणकारी नीतियां लगाएंगे, ठीक है ना। उनकी नीतियां होंगी शोषणकारी नीतियां हो जाएंगी उनकी, ठीक है। शोषण करेंगे, ये टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स लगाएंगे, फलाना ढिमका सब करेंगे अंग्रेज अभी, ठीक है ना। शोषणकारी नीतियां आ जाएंगी। आधुनिक भारत बता रहा हूं, आधुनिक भारत में क्या क्या होगा अभी, ठीक है। तो शोषणकारी जब नीतियां होंगी, व्यक्ति परेशान हो जाएगा, तो फिर होगी 1857 में क्रांति। क्या होगी? क्रांति। अभी बताया था, क्रांति होगी सरलता की हो जाएगा व्यक्ति, क्रांति होगी। फिर चलेंगे धर्म सुधार, समाज सुधार आंदोलन, समाज व धर्म सुधार आंदोलन। अब होंगे आंदोलन, धर्म और समाज सुधार आंदोलन, ठीक है। फिर होगी कांग्रेस की स्थापना। कौन आएगा?
कांग्रेस की स्थापना होगी। जब फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद गुट बनेगी, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथी इसके अलग नेता होंगे और गरमपंथी गरम दल इसके अलग नेता होंगे। इसके बाद आएगा गांधी युग, गांधी जी की एंट्री होगी, गांधी युग, ठीक है। और इसके बाद होगा आजादी यानी 1947, ठीक है ना, 1947। और 1947 के बाद का इतिहास अलग होगा, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू, आज हमने देखा, ठीक है। और अपनी राय जरूर दें कि कैसा रहा आज का लेक्चर, और क्या आप वास्तव में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हम आपसे कनेक्ट बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।